हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जो एसटी के पार्ट हैं। भूगोल का पार्ट, एसटी में दो पार्ट होते हैं, एक जियोग्राफी का और एक हिस्ट्री का। और उसमें भी कुछ और भी पॉइंट होते हैं, सारे इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो एसएसटी का पार्ट है उसमें आज हम पार्ट 1, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पार्ट 1 जियोग्राफी और पार्ट 2 हिस्ट्री, और भी इसमें सारी कुछ जो बचा खुचा होगा सब इसी में जो है समेट देंगे। तो एसएसटी के पार्ट 2 बनाएंगे और पार्ट 1 में हम भूगोल को पूरा कंप्लीट देखेंगे। और ये हो सकता है वीडियो जो करीब 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो बिल्कुल जब तक ये सेशन समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये टारगेट है कि इस सेशन में हम सारे पॉइंट को इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी जो जियोग्राफी वाला पोर्शन रहेगा उसको इसमें हम पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसका भी जो एसएसटी है, जिस भी स्टूडेंट का, वह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे। और इसमें हर जो क्वेश्चन नहीं, हर पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और सभी पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। सब जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सारे पॉइंट हैं। और आपको इतना विश्वास दिला के दें सारा पॉइंट यही से जो है सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस महामैराथन को। पहले इसमें देखते हैं खगोलीय पिंड। क्या? खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य के देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। आगे देखते हैं आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। तारों वाले खुले आकाश में एक ओर सूर्य से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं सौरमंडल। क्या? सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है।
यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है, या फिर कह सकते हैं 500 सेकंड। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो दोनों ग्रह कहे जाते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। आगे देखते हैं बुध यानी मरकरी। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम की सुंदरता की देवी यानी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार कहते हैं। आगे द सन यानी पृथ्वी, द अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब यानी जियोड कहा जाता है। भू आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। कभी कभी प्रश्न में यही पूछ लिया जाता है। यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। तो अगर पूछेगा दिन रात क्यों होते हैं, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो
जो उसका झुकाव है 23.5 अंश, इसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन पाया जाता है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करता है। ये भी याद रखना है। इसे कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। वैसे साधारण वर्ष तो हम लोग लेते हैं 365 दिन और लीप ईयर लेते हैं 366 दिन। आगे देखते हैं उपसौर। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के पास बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। एक होता है अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो यह अपसौर कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। आगे देखते हैं मंगल ग्रह। सौरमंडल में यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोज हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आगे है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। आगे है शनि ग्रह। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह के चारों ओर वलय है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। आगे अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में की थी। इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं वरुण। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। सारे जितने भी पॉइंट हैं एनसीईआरटी हैं। इसमें किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट 1% नहीं करना है और यही जो है एग्जामिनेशन में भी रहेगा। आगे देखते हैं सैटेलाइट यानी उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव निर्मित उपग्रह। भारत ने आर्यभट्ट, एजुसेट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं, जिसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह भी कहते हैं। आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे
जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी यानी मून लाइट कहते हैं। आगे है क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। आगे देखते हैं पुच्छल तारे। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा सूर्य से बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती दिखाई देती है। कुइपर मेखला। यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण होता है। आगे चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो इस स्थिति को वियुति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ख्याल रखना। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। आगे देखते हैं ग्लोब। काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपर उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, ये वाले भाग को, तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध, इस वाले भाग को कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अंशांशों को अंश में मापा जाता है। आगे देखते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 अंश ऊपर। प्रश्न पूछा जाता है कि विषुवत रेखा से 23.5 अंश ऊपर कौन सी रेखा होती है, तो कर्क रेखा। और वहीं विषुवत रेखा से 23.5 अंश दक्षिण में मकर रेखा होती है। विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त
तथा विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सूर्य हैं, सूर्य एक बार मकर रेखा पे, फिर विषुवत रेखा पर, फिर कर्क रेखा पर, फिर विषुवत रेखा पर, फिर मकर रेखा पर, इसी प्रकार सूर्य की गति चलती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य 2 बार किस रेखा पर जाता है, तो विषुवत रेखा पर, और एक बार किस पर जाता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर। और सूर्य की स्थिति कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मकर रेखा से कर्क रेखा तक। यही आगे देखते हैं, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। आगे देखते हैं टोंगा द्वीप। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर दक्षिण पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप किस पर है, तो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। आगे देखते हैं यामोत्तर या ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर या ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान रेखा प्राइम मेरिडियन माना गया है। इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम गणना करते हैं। ये वाली जो रेखा प्रमुख यामोत्तर तथा 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी की 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इधर वाला एरिया पश्चिमी गोलार्ध और इधर का एरिया पूर्वी गोलार्ध। आगे देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 अंश एवं 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 अंश पूर्व में समय होगा
15 चौके 60 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 अंश पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 अंश पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय स्थान का स्थानीय समय होगा। भारतीय ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है तथा यह समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। आगे देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी अगर किसी के चारों ओर चक्कर लगाना, जैसे लड़का लड़की के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसे कहते हैं परिक्रमण, और लड़की खुद में ही चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। यानी कोई व्यक्ति खुद पर ही ऐसे घूर्णन लगा रहा, चारों तरफ कर रहा, तो उसे कहते हैं घूर्णन। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्ति वृत्त कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष यानी 365 दिन का मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थात एक दिन तो एक दिन फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वो महीना 29 का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस महीने में बच्चा सबसे कम रोता है, तो फरवरी में, क्योंकि फरवरी में दिन कितने होते हैं 28 दिन के। और एक क्वेश्चन याद रखना, किस महान विभूति के जन्मदिन और उसकी पत्नी का जन्मदिन 4 साल बाद आता है, तो बेडेन पावेल जो स्काउट गाइड के जनक हैं। आगे देखते हैं ऋतुओं में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 21 जून और 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध
दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। और हमारे यहाँ क्या कब मनाया जाता है? तो क्रिसमस का ठंडी में 23 दिसंबर को। ये भी इम्पोर्टेंट डेट है, वेरी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसी को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो विषुव। आगे मानचित्र यानी मैप। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। एक होती है पॉलिटिकल मैप्स यानी राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। एक होता है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आगे देखते हैं दिशा यानी डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को प्रधान बिंदु कहते हैं। आगे देखते हैं प्रतीक यानी सिंबल। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। आगे देखते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जनराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। एक अंटार्कटिका भी आता है। अब देखते हैं एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को
यूरेशिया कहा जाता है। विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5% भाग एशिया के पास है। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग पर फैला है। एशिया महाद्वीप चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव। तो एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगत्से कियांग है। एशिया या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर है। और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है? तो केटू गाडविन है। और तीसरी कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो केटू गाडविन ऑस्टिन है। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो कंचनजंगा। और इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। अगले महाद्वीप देखते हैं अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का 1/3 भाग मरुस्थल है। यहाँ केवल 10% भूमि पर ही कृषि होती है। हीरा और सोना उत्पादन में अफ्रीका सबसे आगे है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका का कौन सा है? अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो किलिमंजारो, जो 5,895 मीटर है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ? किम्बरले इसी महाद्वीप पर स्थित है। आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। वैसे ये पनामा जल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। विश्व की कुल मक्का उत्पादन का आधा भाग यहीं पैदा होता है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट पियरे। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी। अगर पक्षीपात बनाने वाली कौन सी नदी है? तो मिसिसिपी मिसौरी है। और विश्व का सबसे लंबी नदी कहेगा तो नील नदी है। लेकिन अगर पानी के बहाव पर कहेगा तो अमेजन है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उत्तरी अमेरिका का कौन सा है? तो देनाली है। इसका पुराना नाम है माउंट मैकिनले, जो 6,194 मीटर है। इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपेरियर है, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका लगभग 2/3 भाग विषुवत रेखा के दक्षिण में
उष्णकटिबंध में फैला है। इसका बहुत बड़ा भाग वनाच्छादित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। और संसार सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दक्षिण अमेरिका का आंकोगागुआ या एकांगागुआ है। आगे देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका संसार का 5वां बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है, क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान है। इनका नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। अगले महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। आगे देखते हैं महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। आगे देखते हैं विश्व के प्रमुख महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिफिक ओशियन। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और ये पूरा बीच का एरिया क्या है? पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। अगले महासागर देखते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी के यस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हिंद महासागर। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आगे है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है
तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आगे पर्वत यानी माउंटेन्स। पहाड़ी का वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास के भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है और यह सदाबहारी नदियां होती हैं। आगे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय, यूरोप की सबसे बड़ी आल्प्स, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज। और हिमालय जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे लंबी कौन सी है तो एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता है। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत, भ्रंशोत्त पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला है। आगे भ्रंशोत्त पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्त पर्वतों का निर्माण होता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास्चेस पर्वत भ्रंशोत्त पर्वत के उदाहरण हैं। एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं पठार, प्लेट्यूज। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। आगे अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भारत, अपना प्यारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। 7 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार यानी बर्मा की स्थलीय सीमाएं
भारत की सीमाओं से जुड़ी हैं, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। आगे देखते हैं प्रायद्वीप। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। भारत का उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा का देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जलोढ़ निक्षेप इन नदियों के द्वारा लाई गई बहुत बारीक मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में डालती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है और यहीं पे सुंदरवन भी पाया जाता है। यहाँ पर सुंदरबन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दो द्वीप समूह लक्षद्वीप और द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाली द्वीप यानी कोरल आइसलैंड्स हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। आगे भारत के राज्य एवं राजधानी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, बेंगलुरु की राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मेघालय की राजधानी शिलोंग, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मिजोरम की राजधानी आइजोल, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का नाम एवं राजधानी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में की राजधानी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी दमन, दिल्ली की राजधानी दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी,
जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी लेह। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके राजधानी को हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित माचिनराम में होती है। आगे देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। आगे देखते हैं वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ। वन विभिन्न प्रकार की वन्य जीवों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा हिंग एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में पाए जाते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं करैत प्रमुख है। कुछ प्रमुख पिंटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टोर्क, फ्लेमिंगो, पिनटेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 घंटा पूर्ण करने वाले हैं। हम तो थके नहीं। आप लोग क्या थक गए क्या? तो थकना नहीं है। एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना है। 130 प्लस टारगेट रखिए। बाकी जो कंटेंट आएंगे यहीं से आएंगे, इतना 100% श्योर है। आगे देखते हैं पारित तंत्र यानी इको सिस्टम। वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। आगे है पर्यावरण। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित जैसे स्थल,
परिघटनाओं का मिश्रण है। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। आगे जीवमंडल यानी बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। आगे देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। आगे देखते हैं स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। आगे देखते हैं जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली या वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जैवमंडल क्या है यानी बायोस्फीयर। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। एक होता है जीवमंडल। वही जीवमंडल स्थल, जल,
हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत के में विभक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं 8 मिलेगा, लेकिन जो है 5 ही सही है। हम लोग एनसीईआरटी का ही पॉइंट मानेंगे। आगे देखते हैं महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सीएल यानी सियाल कहा जाता है। आगे है महासागर की परपटी। मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमय यानी सी से सिलिका और मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। आगे देखते हैं शैल। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होती हैं। एक आग्नेय शैल, दूसरी अवसादी शैल, तीसरी कायांतरित शैल। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल। आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। आगे देखते हैं द्रवित मैग्मा। कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, डायोराइट आग्नेय शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी
का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है। दूसरा, परतदार शैल या अवसादी शैल। आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। लोयस का जमाव वायु निर्मित अवसादी चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत, जो भारत के पहरेदार कहलाता है, इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। बालू का पत्थर, स्लेट, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी आदि चट्टानें अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य पाए जाते हैं। तीसरी है रूपांतरित शैल। ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। अवसादी शैल तथा आग्नेय शैल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। जैसे भूपरत के नीचे दाब व ताप द्वारा शैल से स्लेट, डोलोमाइट तथा खड़िया मिट्टी यानी चाक अत्यधिक ताप के कारण संगमरमर में बदल जाती हैं। कोयला हीरे में बदल जाता है। संगमरमर चूने के पत्थर का रूपांतरित शैल है। आगे देखते हैं अपर्दन। पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे है विश्व की सबसे गहरी खान। दक्षिण अफ्रीका में स्थित इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल के खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। पृथ्वी के आयतन यानी वॉल्यूम का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। आगे इग्नियस। लैटिन शब्द इग्निस का, जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेडिमेंट्री। लैटिन शब्द सेडिमेंटम, जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक। ग्रीक शब्द है मेटामॉर्फोस, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। आगे देखते हैं धरातल के रूप। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार वलित पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। भारत में विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, ब्लांक पर्वत तथा नर्मदा व ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। एक होता है वी आकार की घाटी। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इसे अंग्रेजी के
वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। जब वी आकार की घाटी गहरी एवं सकरी होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज हैं। जलप्रपात, जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर जोंग, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम, नर्मदा नदी पर कपिलधारा एवं धुआंधार आदि हैं। डेल्टा, नदी के सागर में गिरने से पहले विसर्प, टेढ़े मेढ़े रास्तों के कारण उसके बहने की गति धीमी पड़ जाती है। इस कारण डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। गुफा या सुरंग, वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं जिसमें जल रिसकर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को धुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। हिमानी, हिमानी क्या है? ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट, चौड़ी, खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती है तो इनका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर की तरह होता है। पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। हिमोड़, जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसे चूड़ पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हिमोड़ कहा जाता है। बालुका स्तूप, मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिसमें पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। आगे छत्रक शिला, पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को खींच देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। आगे देखते हैं भूकंप यानी इर्थक्वेक। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप का मापन करने वाले यंत्र को भूकंप लेखी यानी सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल
पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 से होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 से अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। आगे देखते हैं जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। आगे नदी यानी रिवर। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल अथवा खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबों का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आगे सिंधु नदी तंत्र। मुख्य नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में फैला है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। गंगा नदी तंत्र के मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी आदि है। यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला है। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियां लोहित, दिबांग, तीस्ता आदि हैं। यह नदी तंत्र अरुणाचल प्रदेश में और असम में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसे चीन में सांगपो और बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। आगे नर्मदा और ताप्ती नदियां का बहाव पश्चिम की ओर है और वह अपने जल का विसर्जन अरब सागर में करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती हैं।
पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें घिरका, कोलेल, पुलिकट आदि है। त्रिभुजाकार भूभाग की ही डेल्टा कहलाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के तटीय मेहराब बड़े होते हैं। होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियों को स्टैक कहते हैं। आगे हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलास में मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गुलास में मिट्टी एवं पत्थरों के भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के शैल देखे जा सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ियाँ बनाती हैं। इनको बालू टिम्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। आगे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। नाइट्रोजन वायु में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है, लगभग 78%। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। आर्गन की मात्रा लगभग 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। इन अन्य सभी गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। आगे है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों के जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों में इसका प्रयोग कर सके। इसी प्रकार फली वाले जितने भी पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नामक
जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजनीकरण करता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव होता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। आगे देखते हैं गर्म और ठंडी वायु। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती हैं। इस प्रकार वायु चक्र चलता है। आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। हम इसी परत मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की अधिकतर लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहरा एवं वर्षण इसी परत के अंदर होती है। अगली परत है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्यमंडल यानी मीसोस्फीयर, यह वायुमंडल की तीसरी परत है।
यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। आगे बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित तरंगे, रेडियो तरंगे, इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। आगे बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। आज के इस सेशन को हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अभी करीब 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो इसको पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो आज के इस सेशन को बस इतना ही रहने देते हैं, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आपको कल तक मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।